नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीए कमलेश गुप्ता में। और पिछले लेक्चर में अपने जीएसटी स्टार्ट किया था, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था, लीगल फ्रेमवर्क देखा था। और उसके बाद में अपन ने लेवी स्टार्ट किया था। लेवी में थोड़ा सा अपन ने देखा था कि सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है। सप्लाई का डेफिनेशन अपन लोगों ने स्टार्ट किया था। सप्लाई के डेफिनेशन में मैंने आपको कुछ पार्ट बताया था। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, लीज, बार्टर, लाइसेंस, एक्सचेंज, रेंटल, सेल इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। ये कुछ पार्ट अपन लोगों ने कवर किए थे। इसके बाद में अपन लोगों ने बोला था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, कुछ शेड्यूल प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। इसकी डेफिनेशन में इन्होंने तीन शेड्यूल बना रखे हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 में इन लोगों ने बता रखा है कि वो एक्टिविटीज आती हैं जिनको विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे? विदाउट कंसिडरेशन जिन एक्टिविटीज को हम क्या कंसिडर करते हुए चलेंगे, सप्लाई कंसिडर करते हुए चलेंगे। उसके बाद में आता है शेड्यूल 2, जिसमें इन लोगों ने बताया है कि इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे आइदर या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ये डिसाइडेड होता है। और शेड्यूल 3 में इन लोगों ने बताया नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। ना ही तो हम इसे गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही हम इसे क्या मानेंगे, सर्विस की सप्लाई मानते हुए चलेंगे। ऐसे करके इन लोगों ने 3 शेड्यूल हम लोगों को बताए हुए हैं। अब हम लोग यदि बात करें तो इसमें वो 3 शेड्यूल की आज हम लोग बात करते हुए चलेंगे और उसके बाद अपनी डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे। और हो सका थोड़ा टाइम बचा तो हम लोग क्या कवर करते हैं चलेंगे कि टैक्स कब लगना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे। सबसे पहले सप्लाई में मैं स्टार्ट कर रहा हूं शेड्यूल 1। सप्लाई की डेफिनेशन पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, शेड्यूल 1। इस शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज ऐसी बताई हैं कि जिसको क्या मान लिया जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन के हम लोग क्या कंसिडर करते हुए चलेंगे, सप्लाई कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो आती है, मेरे को लग रहा है ये कैमरे के कवरेज से बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स on which ITC has been claimed। फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन का। आप सिर्फ ये नोट करने के पर्पज से, नोट्स के पर्पज से मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप ये चार्ट जरूर कॉपी करें। एक्सप्लेन मैं करूंगा अभी, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, पेशेंस पूर्वक लिखें। ये इसका क्या है, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड बुलेट इसका है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स एंड, या और यहां पे, और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है इसका, थर्ड बुलेट, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन, इसमें 2 सब पार्ट हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट
और एजेंट मेक परचेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल लास्ट एंड फोर्थ पार्ट आता है इसका लास्ट एंड फोर्थ पार्ट आता है इसका इंपोर्ट ऑफ सर्विस from outside India in the course or furtherance of business from permanent establishment आउटसाइड इंडिया। ये चार पार्ट इनके हैं। इन चारों के नीचे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, पहले इनमें चारों को एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चारों पार्ट नोट कर लिए होंगे और अब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। एक सेकंड के लिए रुक जाता हूं, अगर किसी को स्नैपशॉट लेना चाहे कोई तो वो ले सकता है। ये लीजिए, मैं यहां कैमरे से हट जाता हूं। चलिए अब मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर बिंदी तो लगा दीजिए। ये लीजिए भाई, बच्चे पीछे से आवाज दे रहे हैं सर बिंदी तो लगा दीजिए। ये लीजिए, चलिए। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है डस्टर मैन्युफैक्चरिंग का और उसको सेल करने का। मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया। क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंटिंग पर्पस के लिए कि मैंने क्या रॉ मटेरियल परचेज किया, मेरे स्टाफ की सैलरी के लिए, उनकी कैलकुलेशंस के लिए, रॉ मटेरियल के परचेज की कैलकुलेशंस के लिए, मेरे अदर जो भी सामान परचेज होता है उन सब की अकाउंटिंग के लिए, और साथ ही साथ सबके अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया और एक बायोमेट्रिक डिवाइस परचेज की एम्प्लॉयज के अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। मैंने देखा कि 2-4 साल के बिजनेस के बाद कि ये कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लग गया है, ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, उस कंप्यूटर को सेल करता हूं। सेल करने के लिए मैंने एक कोटेशन मंगाया, तो किसी ने कहा मैं आपको 3000 रुपीज पे कर सकता हूं। साथ के साथ मेरे पास एक ट्रस्ट आया, बोला आपके बिजनेस, आपका बहुत लंबा चौड़ा काम है और आपके कंप्यूटर तो ऐसे आते जाते रहते हैं, आप हमारे ट्रस्ट को दान में दे दीजिए, हम लोग इसका यूज कर लेंगे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए। मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इन बच्चों के लिए मैं इसको डोनेट कर देता हूं। लेकिन जब मैं उस कंप्यूटर को लाया होगा तो मैंने उस कंप्यूटर को मेरी बुक्स में क्या किया होगा, कैपिटलाइज एसेट साइड में दिखाया होगा कि कंप्यूटर किसके अंडर, किससे अंडर, फिक्स असेट्स के अंडर में, फिक्स असेट्स के अंडर में दिखाया होगा। कंप्यूटर मान लीजिए 1 लाख रुपीस का था, वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं मैं। लेकिन मान लीजिए जब मैं कंप्यूटर परचेज करके लाया था तो मेरा जो इनवॉइस था वो ऐसे था, कंप्यूटर का अमाउंट था मान लीजिए 1 लाख रुपीस, और उस पर मैं अनदर स्टेट से परचेज करके लाया था, आईजीएसटी था 18,000 का, 18%, तो 1,18,000 का मैंने बिल पे किया था। और जब मैंने इस कंप्यूटर को बिजनेस को यूज में लिया तो डेप्रिसिएशन कितने पे चार्ज किया होगा, 1 लाख पे, और 18,000 मैंने क्या क्लेम किया होगा, क्रेडिट जीएसटी में। जो मैं सेल करूंगा उस पे से जो जीएसटी मेरा पे बनेगा उसमें से मैं 18,000 काट लूंगा कि ये मैंने मेरे कंप्यूटर पे किया हुआ है। इसका मैंने क्या क्लेम कर लिया, क्रेडिट। अब गवर्नमेंट बोलती है मैंने क्या किया, उस कंप्यूटर को उठा के डोनेशन में दे दिया। अगर मैं सप्लाई की डेफिनेशन में जाता हूं तो वहां पे लिखा हुआ है एनी ट्रांजैक्शन, मैंने सेल किया है, डोनेट किया है, तो वो क्या काउंट होगा,
सप्लाई के मोड में आएगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के रहते हुए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में आएगा। फॉर अ कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन तो है ही नहीं, मैंने क्या किया, उसे डोनेट कर दिया, तो यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन मीट नहीं होती। बट शेड्यूल 1 में इन लोगों ने बोल दिया कि ऐसा कोई भी बिजनेस एसेट जिसको मैं बेच रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, किसी को दे रहा हूं, जिस पर मैंने क्या लिया हुआ है, आईटीसी ले रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए मैं बिजनेस में यूज करने के लिए क्या लाता हूं, बाइक लेके आता हूं, बाइक लेके आता हूं, मेरा एक एजेंट है जो बिजनेस शॉप टू शॉप जाके ऑर्डर कलेक्ट करता है कस्टमर्स के, आपको कितने डस्टर चाहिए, आज आपका इतना पेमेंट ड्यू है, वो मेरा पेमेंट दे दीजिए, उसको मैंने एक बाइक परचेस करके दी हुई है। और टू व्हीलर का जीएसटी क्रेडिट अलाउ नहीं करती है, टू व्हीलर का जीएसटी क्रेडिट अलाउ नहीं होता है। एक बार के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, 10 साल बाद वो बाइक उठा के मेरे बेटे को दे दी, कोई बात नहीं तू चला ले बेटा इसको, तो बिजनेस से तो वो एसेट बैलेंस शीट से बाहर हो गई और मैंने विदाउट कंसिडरेशन उसको दे दी। बट क्या वो इसमें कवर होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर क्या नहीं मिला था, आईटीसी नहीं मिला था। डेफिनेशन ध्यान से देखेंगे, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, जिसके ऊपर मुझे आईटीसी मिला था। अगर उस एसेट को मैं बिना पेमेंट के किसी को ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा, उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, उस वैल्यू की मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं वो ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, उस पर टैक्स लगेगा, वो एग्जेम्पशन है, कितनी वैल्यू पे लगेगा वो आगे चैप्टर वाइज अपन डिसाइड करेंगे। बट हाँ, वो सप्लाई की क्राइटेरिया तो मीट करेगा, एटलीस्ट वो सप्लाई की डेफिनेशन में तो आ गया। अगर वो यहीं से नहीं आता तो यहीं से वो ट्रांजैक्शन बाहर हो जाता, बट वो सप्लाई की डेफिनेशन में तो कवर हो गया है। अब कितनी वैल्यू पे लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो अपन आगे डिसाइड करेंगे। आ जाइए सेकेंड एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ये एक पार्ट है, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन ये अलग पार्ट है। अब ये रिलेटेड पर्सन क्या है और ये डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन क्या है, चलिए आइए बात करते हैं। रिलेटेड पर्सन क्या होता है, सन और फादर रिलेटेड पर्सन है। पहले तो पर्सन क्या होता है, चलिए बात करते हैं पर्सन क्या होता है। चलिए मैं इसके नीचे एक एग्जांपल लिख देता हूं, सेम लिख देता हूं, मिस्टर एक्स परचेज कंप्यूटर इन 2010 एंड क्लेम्ड, इसको मैं 17 कर देता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे बोले 10 में तो जीएसटी आया ही नहीं था, चलिए 18 कर देता हूं, 2018 एंड क्लेम्ड जीएसटी क्रेडिट। नाउ इन 2024 he transferred to, इस ट्रांसफर्ड की जगह मैं डोनेट लिख देता हूं ना। नाउ इन 2024 he donate to trust without consideration। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। ये पर्सन्स क्या होते हैं, पर्सन्स की डेफिनेशन एक्ट में दी गई है। हर तरीके के पर्सन को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इंडिविजुअल, एचओपी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, सबको क्या काउंट किया गया, पर्सन काउंट किया गया है। रिलेटेड पर्सन, अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है।
एसोसिएट भी रिलेटेड पर्सन में आता है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, ये सब क्या होता है, रिलेटेड पर्सन्स होते हैं। रिलेटेड पर्सन्स का मतलब जिसका एक का दूसरी एंटिटी पे क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल होता है, वो सब किस में आता है, रिलेटेड पर्सन्स में। फादर का सन पे होता है, सन का फादर पे होता है, स्पाउस है, वाइफ है, चिल्ड्रन है, मदर फादर है, ये जितने भी रिलेशंस होते हैं रिलेटेड पर्सन्स में काउंट होते हैं। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मान लीजिए मेरा बिजनेस है किसका, डस्टर की मैन्युफैक्चरिंग का और सेल का। मैंने इसकी 3 फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, एक राजस्थान में कहाँ पे, जयपुर सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में, एक दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रखी है मैंने, और तीसरी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लगा रखी है। अब क्या तीनों पर्सन्स के लिए मैं एक रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, क्योंकि तीनों अलग अलग स्टेट्स में, नहीं, मुझे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन। मान लिया जाएगा, यह है डीम्ड का मतलब मानना, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग। मान लिया जाएगा कि ये सारी कंपनीज क्या है, अलग अलग है एक ही पर्सन की, बट इन लोगों ने क्या मान लिया जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, कौन सी फैक्ट्री में, महाराष्ट्र की फैक्ट्री में। अब मेरे पास वो रॉ मटेरियल ज्यादा आ गया, तो मैंने क्या किया, हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल उठा के जयपुर की इंडस्ट्री में भेज दिया। तो क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में काउंट होगा, यस। क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में काउंट होगा, यस। क्यों, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा। मैं कोई कंसिडरेशन लूंगा नहीं, क्यों लूंगा कंसिडरेशन, दोनों मेरी फैक्ट्री है। तो मैं इसके लिए एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल 2 ही फैक्ट्री बना देता हूं, डायग्राम बना देता हूं। राजस्थान में फैक्ट्री 1 है, और चलिए यूपी कर रहे हैं बच्चे पीछे से, तो मैं यूपी में कर देता हूं फैक्ट्री 2। बोथ ऑफ सेम पर्सन, या फिर इसको थोड़ा बेटर लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बाद में समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉमन मैनेजमेंट लिख देता हूं, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं, सिंगल ओनर। यहां से इसमें जा रहा है ट्रांसफर्ड गुड्स बिटवीन कंसीडरेशन नहीं है, बट सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा। आ जाइए तीसरे पार्ट पे देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसमें भी 2 पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। एजेंट मेक परचेज ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होता है। मान लीजिए मैंने क्या किया हुआ है, एक एजेंट रखा हुआ है, मेरा बिजनेस है किस चीज का, डस्टर बनाने का और बेचने का। मेरी फैक्ट्री कहां पे है, महाराष्ट्र में, या मान लीजिए राजस्थान में। चलिए मान लीजिए बच्चे राजस्थान कर रहे हैं, तो मान लीजिए राजस्थान में। मान लिया कि राजस्थान में मेरी फैक्ट्री है, और मुझे क्या करना है, गुड्स सेल करना है। कहां पे, किसी अनदर स्टेट, यूपी में सेल करना है। तो यूपी में मैंने एजेंट रखा हुआ है, आप जितनी भी सेल करेंगे उसका 5% कमीशन आपको मिलेगा। जितनी भी सेल आप लोग करेंगे, एक एजेंट रखा हुआ, जितनी आपसे सेल करी जाएगी उतना, उसके बदले जितनी भी सेल होगी उसका 5% कमीशन मैं एजेंट को दूंगा। अब एजेंट के पास माल थोड़ी है, मैं डस्टर कहां से सप्लाई करूंगा, राजस्थान से। कहां जाएंगे, महाराष्ट्र में। उससे कोई पैसा लूंगा क्या अभी, नहीं। कंसिडरेशन कहां से आएगा, मैं तो उसको फ्री में ट्रांसफर करने वाला हूं। जब बिकेगा तभी तो वो कंसिडरेशन मिलेगा उसको, तभी तो वो मेरे को पे करेगा। तो बोला है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस में कवर हो जाएगा, आपके विदाउट कंसिडरेशन भी हम इसको क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। मान लीजिए, ये अनदर पार्ट का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मैं राजस्थान में मेरी फैक्ट्री है, किस चीज की बनाने की, डस्टर बनाने की। मैंने क्या किया, मेरा जो रॉ मटेरियल आता है वो कहां से आता है, यूपी से आता है। मैंने यूपी में एक एजेंट बिठाया हुआ है
कि जहां पे भी सस्ता माल मिलेगा आप मेरे बिहाफ पे परचेज करोगे और मुझे भेजोगे। तो वो मेरे बिहाफ पे जो परचेज करेगा वो मुझे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब वो मुझसे कोई पैसा लेने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैं किसको पे कर चुका, डायरेक्टली सेलर को पे कर चुका। तो इसमें कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, सॉरी इसमें कोई कंसिडरेशन है नहीं। बट इस ट्रांजेक्शन के हम लोग किस में मान लेंगे, सप्लाई की डेफिनेशन में मान लेंगे। इन्होंने क्या बोला है, मैं चलिए इसमें एग्जांपल लिख देता हूं। मिस्टर ए ये क्या है, एजेंट, और मिस्टर पी ये क्या है, प्रिंसिपल। सप्लाई गुड्स विदाउट consideration for sale, तो क्या सप्लाई मान लिया जाएगा, यस सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके बाद में आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। चलिए इस पर बात करते हैं। इन्होंने क्या, कल मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, उसमें एक पार्ट बताया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम लोग क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं इंपोर्ट के केस में। अब ये तो फिर ये पॉइंट क्या लिखने की जरूरत थी, लेकिन वो किसके लिए था, कंसिडरेशन के लिए था। और ये किसके लिए है, विदाउट कंसिडरेशन के लिए। किस चीज के लिए है, विदाउट कंसिडरेशन के लिए। इसमें कहीं भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन है तो चाहे वो इन द कोर्स हो और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, दोनों में क्या लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई कंसिडरेशन, बाहर वाला पर्सन आपको फ्री में कैसे देगा, कैसे देगा। मान लीजिए बहुत अच्छा आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, प्रॉक्टर गैम्बल का। पीएनजी का नाम सुना है आपने, पीएनजी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। या आप हिंदुस्तान लीवर सुन, हिंदुस्तान लीवर एचयूएल कहाँ की कंपनी है पता है आपको, एचयूएल जो कंपनी है वो कहाँ की है, कोई पीछे से बोल रहा है राजस्थान की, बिल्कुल ही नालायक है। एचयूएल कहाँ की कंपनी है, यूके की कंपनी है। यूनिलीवर लिमिटेड, बेसिकली ये एच नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ यूनिलीवर लिमिटेड था। लेकिन इंडिया में इनको बिजनेस करने के लिए इंडिया में सब्सिडरी खोलनी थी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या खोल दी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। लेकिन अब मान लीजिए इनको कोई पॉन्ड स्क्रीम बनानी है, पॉन्ड स्क्रीम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, बाहर से पूछेंगे, इनको थोड़ी पता है, बाहर से पूछेंगे। अब बाहर से पूछेंगे तो वो इनकी तो सब्सिडरी कंपनी है, तो वो इनसे कोई पैसा लेगी क्या वो बताने के लिए टेक्नोलॉजी, नहीं, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगी। बट वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट तो हो रही है ना, कंसिडरेशन है नहीं, लेकिन बट वो किसके कोर्स में है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए उस ट्रांजैक्शन पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसमें मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करके चार्ट बना देता हूं, बट मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहें तो। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिखता हूं। चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और ये इसका ही पॉइंट है। अब इसी का जो है मैं डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, पूरी हेडिंग दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, ये मैंने दो बना दिए हैं, विथ कंसिडरेशन, ठीक है, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी, या ऑलवेज कंसिडर्ड एज
सप्लाई, क्योंकि हो सकता है ना आगे किसी साइकिल से कहीं बाहर हो जाए, कोई एग्जामिशन इसको दे रखी हो या कुछ और हो, तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ लिख रहा हूँ ऑलवेज कंसिडर्ड एज सप्लाई। फिर क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, क्या है, विदाउट कंसिडरेशन, एंड इन द कोर्स और furtherance of business, furtherance of business, in the course or furtherance of business and from permanent establishment PE outside India। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो फिर इसको क्या किया जाएगा, सप्लाई काउंट किया जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ब्रेक होती है, एक सिंगल कंडीशन भी अगर इसमें से ब्रेक होती है तो बाहर हो जाएगा। अब चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों से एक एग्जांपल पूछता हूं मैं छोटा सा। मैं हूं और एक मेरा फ्रेंड है जो यूके में रहता है, जो यूके में रहता है, सीए है, अच्छा उसको नॉलेज है। तो मैंने उसको कहा भाई थोड़ा सा मेरे को टैक्सेशन के एक केस लो मेरा फंसा हुआ है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उस क्लाइंट की हेल्प करने के लिए आप मेरे को थोड़ा सा सजेस्ट करो, ठीक है। तो वो एज ए फ्रेंड उसने मेरे से कुछ भी पैसा चार्ज नहीं किया, कुछ भी नहीं लिया, और उसने मुझे बता दिया कि आप ऐसा ऐसा कर लो, ये पेपर्स बना के गवर्नमेंट को दे दो, आप इस केस से बाहर आ जाओगे। चलिए बताइए, इस केस को सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? चलिए कितने वोट्स इसके पक्ष में हैं कि सप्लाई माना जाएगा? चलिए बोलिए। भाई 10 लोग ये कह रहे हैं कि माना जाएगा, और कितने बोल रहे हैं कि नहीं माना जाएगा? 5 लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं माना जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। 15% है भाई मेरी क्लास में अवेलेबल, उनको मैंने बाइफरकेट किया। 10 ये बोल रहे हैं कि सप्लाई है, 5 ये बोल रहे हैं कि सप्लाई नहीं है। आइए देखते हैं। मैंने बोला इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बोले है। विदाउट कंसिडरेशन है, बोले हाँ जी है। दूसरी कंडीशन, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैं कोई बिजनेस करता हूं उस चीज का, या वो कोई बिजनेस करता है, मेरा बिजनेस है, बोला हाँ जी आप बिजनेस करते हो, प्रैक्टिस करते हो उस चीज की, ठीक है। फ्रॉम अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, मेरी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है आउटसाइड इंडिया, फिर आप उसको सप्लाई कैसे बोल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। अगर एक भी कंडीशन इन तीनों में से ब्रेक हो गई ना, तो फिर आपको इंपोर्ट की सर्विस के केस में उसको सप्लाई नहीं बोल सकते हैं। एवरीवन मेक सेंस? किसी को डाउट है? नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 2 पे। शेड्यूल 1 में किसी को कोई डाउट है? नहीं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेड्यूल 2 में। इसी हेडिंग को चेंज करने वाला हूं, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। चलिए शेड्यूल 2 से पहले अपन क्या देखेंगे? शेड्यूल 3 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं। मैं इसको बनाता हूं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में 8 पॉइंट्स हैं, 8 बुलेट्स हैं। वो 8 बुलेट्स ऑलवेज आपको याद रखने हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम से बिलोंग करते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? ग्रेजुएशन में क्या होता है, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब वो पूछते हैं तो कंप्लीट नेगेटिव लिस्ट पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज को सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। नेगेटिव लिस्ट, हाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों शेड्यूल आपको लर्न करने हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3। नंबर याद नहीं करना है, बट ये चारों बुलेट आपको याद रखने हैं विद एग्जाम्पल, और उसके 8 बुलेट याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये कई बार बिग क्वेश्चन में आता है और आपको एज इट इज लिखने में बहुत हेल्प
हो जाएगी। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जब भी सीरीज मार्केट में अवेलेबल होगी मैं कंप्लीट सीरीज विद सॉल्यूशन जीएसटी का आप लोगों को रिकॉर्ड करके दूंगा। आप उससे, उसकी हेल्प से पूरा जीएसटी कवर कर सकेंगे। अगर कोई भाई उससे कवर करना चाहता है तो वो उससे भी कवर कर सकता है, अदरवाइज मैं पूरा जीएसटी यहाँ पे कवर करूंगा। चलिए शेड्यूल 3 देखते हैं। शेड्यूल 3 में 8 बुलेट्स हैं। 8 बुलेट एक साथ मेरे ब्लैक बोर्ड पर लिख के जा सकते हैं, बट वो लेटर साइज, फॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं एक साथ नहीं लिखूंगा क्योंकि कईयों को दिखेगा नहीं। 4-4 बुलेट करके लिखूंगा पहले की तरह। ये एक बुलेट, ये सेकंड बुलेट, ये थर्ड बुलेट और ये फोर्थ बुलेट। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, मैं विद एग्जाम्पल चारों बुलेट लिखने वाला हूं, ठीक है। आपको उसी एग्जाम्पल से आपका काम हो जाएगा अभी की तरह। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके रखें, पढ़ने में आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए फर्स्ट बुलेट में आप लोगों के लिखने जा रहा हूं, सर्विसेज provided by employee to employer in relation of employment। मैं बोलता इसलिए हूं, क्लास में नोट्स इसलिए लिखवाता हूं कि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। बाकी आपको मैं प्रिंटेड नोट्स भी दे सकता हूं, पीडीएफ बना के दे सकता हूं, बट नहीं दूंगा, किसी भी शर्त पे नहीं दूंगा। आप तो ये नोट्स करना है तो करिए। हाँ, वीडियो लेक्चर्स वाले ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं उनको तो लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, या रिलेशन बोल दीजिए या कोर्स बोल दीजिए। चलिए बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करेंगे। इससे पहले अपन पहले 4 बुलेट लिख लेते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज ऑब्लिक एक्शन परफॉर्म्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, लोकल अथॉरिटी, एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट पर। अगर कोई स्नैप लेना चाहे तो मैं पीछे हट जाता हूं एक बार। चलिए, सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटीसी है, बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं। इनमें 20,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर उनकी सैलरी पर जीएसटी लगा दिए तो क्या होगा? चलिए देखिए, अगर मैं इसको इससे बाहर नहीं करता हूं तो क्या सप्लाई की डेफिनेशन में आता है? सबसे पहली बात, सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली आएगा। कंसीडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ये तीनों कंडीशन मीट कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा।
सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाएगा तो आगे जाके उस पर हो सकता है जीएसटी लग जाए। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इस रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई के डेफिनेशन से क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाएंगे। तो इन लोगों ने बोला कि कोई भी एम्प्लॉयर के रिलेशन में, कोई भी एम्प्लॉयर के रिलेशन में जो भी सैलरी दी जाएगी वो जीएसटी के एम्बिट से क्या है, बाहर है। चलिए मैं यहां पर आप लोगों के मन में एक डाउट रेज करता हूं। सिटिंग फीस का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा तो चलिए मैं बता देता हूं। जब आप कंपनीज लॉ पढ़ेंगे और उसमें डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो डायरेक्टर्स के चैप्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है 149(6) में आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 में, उसमें बोल रखा है कि जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको क्या रखना पड़ता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है। मैं चलिए इस पर बात, चलिए 2 मिनट बता ही देता हूं। 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और टू विच एवर इज हायर उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सैलरी नहीं दी जाती है। क्या नहीं दी जाती है? सैलरी नहीं दी जाती है उनको। या तो क्या दिया जाता है, रेम्यूनरेशन, और या फिर क्या दिया जाता है, सिटिंग फीस। यहां पर मैं बात करता हूं सिटिंग फीस की। अब सिटिंग फीस क्या इस क्राइटेरिया से बाहर है? पहले तो ये देखते हैं, अगर इसकी अपन बात नहीं करें तो वो नॉर्मल सप्लाई में आता है क्या? बिल्कुल आता है। ट्रांजैक्शन है, कंसीडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है। तो क्या वो इस लिस्ट में आके बाहर होगा? कौन कौन कहता है होगा? अरे वाह, कोई भी कह रहा है नहीं होगा। तो मतलब उस पर जीएसटी लगेगा। भाई एक कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, सब पे जीएसटी लगा दोगे आप? अरे भाई सन्नाटा क्यों, कुछ तो बोलो। ऑब्वियसली लगा देंगे। इन्होंने बोला है सिटिंग फीस इस क्राइटेरिया से बाहर नहीं है और उस पे क्या लगेगा, जीएसटी चार्ज होगा। वेरी गुड, आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी सभी लोगों की। सिटिंग फीस इज चार्जेबल, या इसको ऐसे कर लीजिए, एक्सेप्ट सिटिंग फीस ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए एक और बताता है आपको। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं ए लिमिटेड में, और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आउट ऑफ द वर्क मेरा परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे एम्प्लॉयर ने एक बाइक मुझे गिफ्ट की है, एक बाइक मुझे गिफ्ट की है और उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस। क्या वो इस एम्बिट से बाहर है? एक बार अमाउंट को इररिलेवेंट रखिएगा, क्योंकि एक अमाउंट का थ्रेशोल्ड आपके दिया हुआ है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल चर्चा कर रहा हूं। मान लीजिए उसकी कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए उसकी 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख रुपीस है, उस बाइक की वैल्यू कुछ भी है। क्या वो इस एम्बिट से बाहर है? पहले तो ये देखते हैं क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। बिल्कुल आता है, तीनों कंडीशन मीट कर रहा है। अब क्या वो इस एम्बिट से बाहर होगा? बताइए होगा क्या? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी है, बिल्कुल। उनका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है। तो क्या वो इससे बाहर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कौन कौन बोल रहा है चलिए नहीं होगा? कोई नहीं बोल रहा है नहीं होगा, सब बोल रहे हैं इससे बाहर हो जाएगा। बट मैं बोल रहा हूं इससे बाहर नहीं होगा। ऑनलाइन वाले जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। और भाई लोगों, एक आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं यार, वो हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। जरूर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भाई, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। चलिए ठीक है, मैं वापस पॉइंट पे आता हूँ। क्या वो इससे बाहर हो जाएगा? नहीं होगा। सब बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं हो जाएगा। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों नहीं होगा। क्या उसकी लीगल लायबिलिटी है? थी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है उनके बीच में कंडीशन होनी चाहिए। मतलब जब एक एम्प्लॉय कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसकी कंडीशन होती है कि हाँ भाई, हम आपको इतना सैलरी देंगे, इतना ग्रेजुटी देंगे, इतना आपका पीएफ डिडक्ट होगा। ये सब क्या होता है? लीगल होता है। अगर ये पैसा उसको नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में जाके आप पे एक्शन ले सकता है, बट इसका कोई लीगल एक्शन नहीं है। आप कोई भी लीगल एक्शन
ले सकते हो, मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगा गिफ्ट दिया। तो इन लोगों ने क्या बोला है, ये गिफ्ट जीएसटी में एज ए सप्लाई की डेफिनेशन में काउंट होगा, एक्सेप्ट गिफ्ट प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई greater than 50,000 in a financial year। ये 50,000 की इन लोगों ने लिमिट यहां पे लगा दी है। इन्होंने बोल दिया है गिफ्ट क्या है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा वो इस एम्बिट से बाहर नहीं जाएगा, चला जाएगा अगर उसकी लिमिट कितनी है, 50,000 है। मतलब एक्सेप्ट गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय सब्जेक्ट टू कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर 50,000 तक है तो फिर क्या होगा, अगर 50,000 तक है तो फिर क्या होगा, वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो गिफ्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरे बुलेट के अपन स्टार्ट करते हैं, ये था अपना फर्स्ट बुलेट और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बुलेट, सेकंड बुलेट। सेकंड बुलेट बोलता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, any court set up by an act of parliament। ये लाइन सुनी सुनी लग रही है, चलिए मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ ये लाइन कहाँ सुनी सुनी लग रही है। जब आप सी इंस्टीट्यूट देखते हैं ना तो वहाँ लिखा हुआ आता है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इनके लिए भी बोल दिया। कोई भी, चलिए आप मुझे बताएंगे वैसे सी इंस्टीट्यूट क्या है, एनपीओ है, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेकिन आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे ना तो उसका प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज से भी ऊपर है। चलिए इस बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज देते हैं, अब ये सर्विसेज देते हैं तो ये कौन सा पैसा लेते हैं अपने से, यस पैसा लेता है ना, कोर्ट की फीस होती है। आप अगर आप जीएसटी में आगे जाके देखेंगे ना तो वहां पर डिमांड रिकवरी के चैप्टर के बाद में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आएगा अपील्स। अब क्या होता है, किसी भी अपील को फाइल करने के लिए आपको क्या देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। फीस वो अमाउंट बेस्ड होती है, लिमिट बेस्ड फीस होती है, उतनी फीस वो देनी पड़ती है। तो क्या ये फीस जीएसटी में कवर हो जाएगी? अरे भाई गवर्नमेंट खुद को तो बचाएगी पहले, या खुद के अमाउंट पे जीएसटी लगा देगी? नहीं लगाएगी, कभी नहीं लगाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले खुद को बाहर निकाला है, सबसे पहले खुद को बाहर निकाला है कि हम बाहर निकलते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये जो भी सर्विसेज परफॉर्म करेंगे उनको सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा जाएगा। कुछ पॉइंट्स लेंदी है, कुछ पॉइंट बहुत स्मॉल है। एक्शनेबल क्लेम पे अपने को टाइम लगेगा थोड़ा सा। थर्ड बुलेट, सर्विसेज एक्शन परफॉर्म बाय। अरे भाई आप एक बात बताइए, लॉ कौन बनाता है? नरेंद्र मोदी जी खुद के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगवाएंगे क्या? खुद की सैलरी पे, खुद के पैसे पे जीएसटी लगवाएंगे? नहीं। अरे लेकिन वो तो क्या जॉब नहीं करते क्या? चलिए एक बात बताइए, एमपी एमएलए जो होते हैं वो जॉब करते हैं क्या? नहीं, वो जॉब नहीं करते हैं। उनको कभी भी सैलरी नहीं दी जाती है। क्या नहीं दिया जाता है? सैलरी नहीं दी जाती। उनको ऑलवेज क्या दिया जाता है? रेम्यूनरेशन दिया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो वो क्या खुद के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगने देंगे? अरे भाई जो आदमी खुद ही लॉ बना रहा है वो खुद को थोड़ी फंसाएगा, खुद को तो बचाएगा। तो लॉ कौन बनाता है? ये सभी लोग तो बनाते हैं कानून। तो ये सबसे पहले खुद को बाहर निकालेंगे, नहीं, हम लोग नहीं देंगे। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, लोकल अथॉरिटी, इनके जो भी मेंबर्स हैं, इनको जो भी पैसा दिया जाता है उन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। जीएसटी चार्ज नहीं होता है ये कहना अच्छा लगेगा, और ये भी अच्छा लगेगा कि सप्लाई की डेफिनेशन नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर कोई चीज सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होती है तो जरूरी नहीं है उस पर जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे जाके वो किसी पॉइंट से, किसी स्पेसिफिक लिमिट से बाहर हो जाएगा। बट लेकिन अगर उस वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है तो उस पर ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगा। और उस पर लेवी नहीं आती तो जीएसटी कैसे बन जाएगा? बनेगा नहीं। तो इसका मतलब इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी कैसे लगेगा? पॉसिबल ही नहीं। फोर्थ पॉइंट, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन
ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम। अभी एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? मैं किसी से कुछ पैसा लेने का हक रखता हूं, किसी से कुछ पैसा लेने का हक रखता हूं, उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज के बदले। वो क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम होता है। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने सरफेसी एक्ट का नाम सुना है कभी? चलिए नहीं सुना होगा, अगर कोई सीए करेगा आगे जाके तो जरूर सुनेगा। सरफेसी एक्ट क्या होता है? सरफेसी एक्ट में कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। जो एनपीए होते हैं ना, बैंक्स होते हैं, बैंक्स, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक, आज उसके पास 3000 करोड़ रुपीस का एनपीए है। अब वो एनपीए से ज्यादा के 1% से तो रिकवरी करेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं? कंपनी को सेल कर देते हैं। मान लीजिए आज आईसीआईसीआई बैंक का एनपीए है कितना? 3000 करोड़ रुपीस का, और ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि किस में रजिस्टर्ड है? सरफेसी में रजिस्टर्ड है, और इन लोगों ने इसको डिस्काउंटिंग करवा के कितने रुपीस में परचेज कर लिया है? 2500 करोड़ रुपीस में परचेज कर लिया। अब आज तो ऐसा है नहीं कि ये कंपनी आज ही परचेज किया और आज ही सारे डिटेल्स इसको पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पैसा मिलेगा। तो उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट भी होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होती है। तो इन लोगों ने इसलिए इसको बेच दिया। अब आईसीआईसीआई बैंक को तो आज ही 2500 करोड़ रुपए मिल गए, बट इसको तो धीरे धीरे मिलेंगे। अब इसको क्या ये राइट है कि ये कस्टमर से पैसा ले सकता है? हाँ, इसको ये राइट है कि जो ये एनपीए अकाउंट है इनसे पैसा वसूल कर सकता है, इनसे पैसा वसूल कर सकता है। तो ये क्या, इसको क्या मिला? राइट मिला ना, एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम है। इसको क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर है। सप्लाई की डेफिनेशन ही कवर नहीं करता है एक्शनेबल क्लेम, अदर देन ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कवर किया हुआ है जीएसटी में। सटोरियों को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जो ऑनलाइन आप जो ये करते हो ना, ड्रीम 11, माई सर्कल, ये सब चीज़ किस में कवर की गई है? पहले जब जीएसटी आया था स्टार्टिंग में तो ये वर्ड ऐड नहीं किए गए थे, अदर देन ऑनलाइन गेमिंग। सिर्फ इतना लिखा गया था लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। ये ऑनलाइन गेमिंग को बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू इंसर्ट किया गया है, बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए इन लोगों ने इसको क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ बुलेट, मैं यहाँ पे फोर्थ बुलेट लिखूंगा, तो इससे पहले मेरे पास स्पेस नहीं है। चलिए, फिफ्थ बुलेट, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को लिख देता हूँ एंटिटी टू एंटिटी। ठीक है, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स before cleared for home consumption, before cleared for home consumption। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विसेज related to funeral, burial और
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू कंडीशन। फोर बुलेट लिखे थे क्या अपन ने? या तो एक काम करता हूँ, तो एक बुलेट और बना देता हूँ, क्योंकि जो आप अगर बेरेक्ट देखेंगे ना तो उसमें 80 पॉइंट्स हैं, 8 का एक का सब पार्ट ऐड किया हुआ है उसमें, ठीक है, तो वो इसमें ऐड किया हुआ है वेयर हाउस गुड्स में। प्लस चलिए मैं इसी में ऐड कर देता हूँ आपके लिए। अगर मैं नीचे लिखूंगा तो शायद दिखेगा नहीं वीडियो में, बट कोई नहीं, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी थ्रू ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट आफ्टर dispatched from port outside India but before cleared for home consumption। एक बार आप स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए लिख लिया सब लोगों ने? अरे भाई चीते हैं लिखने में, तो फटाफट ही लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ बुलेट क्या बोलता है? गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी। मैंने एक डील की चाइना से टॉयज परचेज करने की और अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की। मैंने सेलर को कहा, मैं बायर हूं, मैंने सेलर को कहा आप डायरेक्ट गुड्स कहाँ भेज दीजिए, यूएस भेज दीजिए, तो उसने गुड्स डायरेक्ट यूएस भेज दिया। चाइना से गुड्स डायरेक्ट कहाँ गया, यूएस गया, बट वो इंडिया में नहीं आया। तो क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है? नहीं, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं कवर होता है। मैं आप के लिए एग्जांपल लिख देता हूं। ए बी सी, ए कहाँ का है? इंडिया का बायर, ये चाइना का सेलर, सोल्ड डायरेक्टली विदाउट इंपोर्ट इन इंडिया। इसी कहाँ का है? यूएस का। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुई है? डील। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या हुई है? डील हुई है। और इसने क्या किया? डायरेक्ट विदाउट इंपोर्ट इंडिया में गुड्स क्या कर दिया? इसको सोल्व कर दिया। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन। इन लोगों ने क्या बोला? आप यदि कस्टम में जब स्टार्ट करूंगा, मैं कस्टम में पढ़ाऊंगा। मैं कस्टम में क्या होता है? कस्टम अलग मेरे सी फाइनल लेक्चर्स में चलता है, तो उसमें कवर करेंगे। अगर किसी को देखना हो तो कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकता है, बट कोई नहीं। कस्टम की अगर मैं बात करूं, कस्टम में क्या होता है? 3 तरह की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, वाइट, येलो, ग्रीन। वाइट बिल ऑफ एंट्री तब फाइल। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री का मतलब ये होता है कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो कि गुड्स को पोर्ट से क्लियर करा के अपने घर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो वो 3 तरीके की होती है। या तो आप गुड्स क्लियर करवा के घर ले जा सकते हो, या फिर वहीं के
जो कस्टम के वेयर हाउस है उसमें रखवा सकते हो, उसमें रखवा दीजिए, जिनको बोलते हैं अपन बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस। या फिर आप क्लियर करवाइए, क्या करवाइए, घर ले आइए। और तीसरा तरीका ये होता है वेयर हाउस से कुछ समय बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप उसको क्लियर करा के घर ले आइए। इंसान बॉन्डेड वेयर हाउस में क्यों जमा करता है? हो सकता है टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा हो, उसके पास पे करने के लिए पैसा नहीं हो, या उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाकी हो उस गुड्स को क्लियर करवाने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, एक बार गुड्स को कहाँ से डिपॉजिट करवा देता है? बॉन्डेड वेयर हाउस में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर उस वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स को सेल किया जाता है, मान लीजिए मैं एक पर्सन ए हूं और मेरी डस्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल की कंपनी है, मैंने ये जो ये प्लास्टिक है ये मैं इंपोर्ट करता हूं, कहां से? यूएस से इंपोर्ट करता हूं। मैंने इसको इंपोर्ट किया कि पर डस्टर का रॉ मटेरियल है 3 रुपीज़ का, इंडियन करेंसी में 3 रुपीज़ का पर डस्टर का रॉ मटेरियल है। मैंने जैसे ही इंपोर्ट किया तो मेरे पास उस टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे क्लियर करवाने के लिए, तो मैंने इसको वेयर हाउस में डिपॉजिट कर दिया। कुछ टाइम बाद मेरे पास भी एक पर्सन आता है, वो बोलता है यार तूने तो प्लास्टिक सस्ता ले लिया और मैंने सुना है वैसे भी तो फैक्ट्री बंद कर रहा है। बोले हाँ यार मैं तो बंद कर रहा हूँ, मेरे से तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो बोले तू एक काम करिए, मेरे को बेच दे। तब देख ले भाई, आज के भाव में दूंगा 4 रुपये, आज 4 रुपये में आता है एक डस्टर का मटेरियल, मैं तेरे को 4 रुपये के हिसाब से दूंगा। ठीक है भाई, 4 रुपये के हिसाब से दे देना, कोई बात नहीं। ये 3 का 4 में सेल हो गया। तो क्या ये जो ट्रांजेक्शन मेरे और बी के बीच हुआ है ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है? नहीं, ये सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं भी कवर नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया गुड्स बिफोर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन आप कितनी भी बार सेल कर सकते हो, उसे जीएसटी के एम्बिट में सप्लाई से बाहर रखा गया है। अगला पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी, सेम कंडीशन है, बस उन्होंने यह क्या रखा है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने यूएस से इंपोर्ट किया, इस बार इंपोर्ट होकर गुड्स आ गया था, रीच हो गया था इंडिया में, वेयर हाउस में रखा हुआ था। नहीं, वो इंडिया में आया ही नहीं, गुड्स इंडिया में आया नहीं। गुड्स कहाँ पे है? ड्यूरिंग द वे, ऑन द वे है। लेकिन मेरे को एक सेलर मिल गया, अच्छा बोले यार तूने इंपोर्ट में किया, तू और कर लेना, मेरे को तो दे। बोले भाई ले ले, तू ले ले, बट 5 रुपये में दूंगा। बोले ठीक है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट सारे ट्रांसफर कर दिए और सेल कर दिया। तो साथ ही साथ ये ट्रांजेक्शन भी किसमें कवर नहीं होगा? सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, इस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट, सर्विसेज रिलेटेड टू फ्यूनरल, बुरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, कोई भी दफनान, जो भी शमशान घाट से रिलेटेड सेवाएं हैं और साथ में पर्सन को कैरी करने की, मतलब घर से मान लीजिए अभी तो अलग तरीके से लेके जाते हैं, बट अगर किसी पर्सन को किसी व्हीकल में ले जाया जाता है अंतिम यात्रा के दौरान, तो उस ट्रांजैक्शन को भी मान लीजिए जो व्हीकल उसको अंतिम यात्रा के लिए लेके जा रहा है तो वो तो पैसा लेगा ना, तो उस ट्रांजैक्शन को भी किससे बाहर रखा गया है? सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। लास्ट, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू कंडीशन। सेल ऑफ लैंड का क्या मतलब होता है? लैंड सेल करना। आफ्टर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, इसमें बेसिकली लैंड नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग है। आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आप किसी भी लैंड को, बने हुए हाउस को सेल करते हैं तो उसको किसके बाहर रखा गया है? जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन के बाहर रखा गया है। इसी के साथ आपका शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? शेड्यूल 1 और शेड्यूल 3 कंप्लीट होता है। अब एक शेड्यूल बच रहा है, शेड्यूल 2, जिसमें सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये सर्विसेज को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि उन सर्विसेज में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली उनको बाइफरकेट कर दिया है। इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। स्टार्ट करते हैं। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चलिए चलिए चलिए, सिर्फ 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में मैं शेड्यूल 3 कवर कर दूंगा। ओनली 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में अपन कवर करेंगे शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कुछ कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं, उनमें बताया गया है कि किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे और किसको सप्लाई ऑफ
गुड्स मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी में अपन क्या करते हैं, टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है एट प्रेजेंट और फ्यूचर, कभी भी टाइटल का अगर ट्रांसफर होता है तो उसको क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। ठीक है, कभी भी हो सकता है, अब ये फ्यूचर में क्यों ट्रांसफर करेंगे, एग्जाम्पल हायर परचेज, हायर परचेज के केस में टाइटल तो आज ही चला गया, बट लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब ट्रांसफर होंगे, जब लास्ट ईएमआई पे हो जाएगी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के एलिमेंट में कवर नहीं किया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कैसे भी पीरियड के लिए आप उसे रेंट पे देते हैं तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। किसमें कवर किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए ट्रांसफर किया है तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। परमानेंट ट्रांसफर किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। टेम्पोररी ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि इन सब चीजों में सप्लाई का डेफिनेशन का होना तो मस्ट है। पता चला सप्लाई की कंडीशन ही ब्रेक हो रही है, फिर भी आप जबरदस्ती उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान रहे हैं, ऐसा ही शेड्यूल में कहीं भी नहीं है। अगर वो सप्लाई है, अगर वो सप्लाई की कंडीशन मीट करती है, तब अपन को बाइफरकेट करना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इनका बहुत ज़्यादा मैटर कहीं भी नहीं है, न तो इन पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, न कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। जस्ट ए पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट सामने बैठे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आज इसी वीडियो को यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए या लेवी मान लीजिए या सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है कंप्लीट होता है। इस पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कल अपन देखेंगे और उसके साथ स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिससे आते हैं वो है टाइम ऑफ सप्लाई। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द सेम।